नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, फिर से सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी एपीफाइटस होते हैं क्लाइंबिंग ट्रीज़, यानी जैसे बेलें होती है जो दूसरे पौधों पे सहारा लेकर चढ़ती है, उन्हें एपीफाइटस कहते हैं। हिंदी में इन्हें अधिपादप कहते हैं। तो ये आपके कौन से होते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए। यांत्रिक अवलंब का मतलब होता है मैकेनिकल सपोर्ट लेकर चढ़ना। तो ये होते हैं पौधे बच्चों कौन से? एपीफाइटस, जो आपके अधिपादप कहलाते हैं। और वैसे हम इन्हें क्या कहते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी आपकी जूलॉजी अध्ययन करती है कि वो केवल जीवित जानवरों का करती है, केवल जीवित वनस्पति का करती है, जीवित व मृत जानवर दोनों का करती है, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का करती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? जीवित और मृत जानवर दोनों का करती है कौन? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जंतुओं के लिए है और वो जीवित और मृत जानवर या जीवों के लिए अध्ययन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के लिए इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बायोनिक्स कहते हैं। यानी जैविक जगत में होने वाले जो कार्य हैं, गुण हैं, पद्धति है, उसके अध्ययन के और इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना, यानी उस चीज़ को एक तरह से मशीनी युग में उतारा गया है, इसे हम क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। चलिए, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं कि जो शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। यानी जो शुष्क जलवायु में अपने आप को पौधे पनपाते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? मरुद्भिदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया गया या जानी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है कि उस विज्ञान की शाखा में जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया गया, तो यूजेनिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, विटीकल्चर किसके लिए जाना जाता है? तो विटीकल्चर आपका अंगूर के उत्पादन के लिए, ग्रेप्स प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो हर्पेटोलॉजी में अध्ययन आपका दोनों का होता है, सरीसृपों का और उभयचरों का, यानी एम्फीबियंस और रेप्टिलियास, यानी दोनों की स्टडी होती है किसमें? हर्पेटोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। यानी कीटों का अध्ययन या कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान जो नाम दिया है वो किसने दिया था? तो वो दिया था बच्चों लेमार्क और ट्रेविरेंस, दोनों ने मिलकर दिया था। एक तो याद रखना है लेमार्क और दूसरा वैज्ञानिक था ट्रेविरेंस, यानी दोनों ने मिलकर दिया था। इसमें नाम केवल एक का है, लेमार्क। तो यहाँ हम सिर्फ निशान किसका लगाएंगे? लेमार्क। और अगर होता लेमार्क और ट्रेविरेंस दोनों, तो हम दोनों को क्लिक करेंगे, एक साथ दिए होंगे लेमार्क और ट्रेविरेंस। चलिए, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल प्राणी मात्र व्यवहार, यानी उसके बिहेवियर का और उसकी प्रकृति का जो एक तरह से अध्ययन होता है, उसे जीव पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी आपके पास वो एक तरह से जीव पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए, जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया किसने? तो जीवों की उत्पत्ति और उसका आधुनिक विचार को प्रस्तुत किया था किसने? ऑपेरिन ने किया था। तो जीवों की उत्पत्ति का जो आज का मॉडर्न न्यू नॉलेज फॉर्म है, वो एक तरह से रिप्रेजेंट किसने किया था? ऑपेरिन ने किया था। आगे आता है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए।
जैसे चमगादड़ है, मधुमक्खी है, पक्षी उपर्युक्त में से कौन सा या परागणकारी हैं, यानी इनमें से कौन से परागणकारी हैं, चमगादड़ है, मधुमक्खी है या पक्षी है। तो ये आपके बच्चों तीनों ही हैं, तीनों ही हैं। ऑप्शन डी लगाओगे। ऑप्शन आपका कौन सा है? डी। यानी आपके पास चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी ये तीनों आपके क्या करते हैं? परागण करते हैं पौधों में, यानी परागणकारी है, पॉलिनेशन करवाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन आपका कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। ये जंतुओं का विज्ञान हो गया, मछलियों का विज्ञान हो गया, कीटों को मारने का नहीं। संवर्धन करना मतलब बढ़ाना, यानी वृद्धि करना। तो कीटों की वृद्धि का क्या है? अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसे हम कीट संवर्धन कहते हैं। चलिए आगे आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि चमगादड़, भालू और कृंतक यानी रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? यानी केवल एक और दो, यानी केवल चमगादड़ और भालू में, या केवल दो, केवल भालू में, और एक, दो, तीन यानी चमगादड़, भालू और कृंतक तीनों में शीत निष्क्रियता की जा सकती है। तो यस, तीनों में क्या है कि शीत निष्क्रियता का प्रेक्षण किया जा सकता है, चमगादड़ में भी, भालू में भी और कृंतक में भी। चलिए अब आता है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह उपर्युक्त में से कौन सा या से स्तनधारी है? तो समुद्री घोड़ा आपका स्तनधारी यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह एक मछली है जिसकी शक्ल घोड़े जैसी होती है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं, यानी इसे सी एनिमोन भी कहा जाता है। चलिए अब बची कौन? समुद्री गाय और समुद्री सिंह। आपके पास केवल क्या आएगा? एक और तीन, ये क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। चलिए भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डिंगोंग, तो डिंगोंग क्या है? एक एक्सटिंक्ट प्रजाति है बच्चों, यानी बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ये एक क्या कि शाकाहारी समुद्री जानवर है, नंबर एक, यानी स्तनधारी भी है ये बच्चों, ये भी याद रखना। इसे जीव, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, तो नहीं। इस वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है। वे नीचे दिए गए प्रयोगों का दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास यहाँ पर कौन सी बात सत्य है? एक तो पहली बात सत्य है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, और दूसरा क्या है? इसके लिए एक अधिनियम अनुसूची लगा दी गई है, यानी यह एक एक्सटिंक्ट होने वाली, विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, जिसमें आपके पास क्या आएगा? एक और तीन आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फीता कृमि उभयलिंगी है, सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है, नहीं बच्चों। फाइलेरिया एक बीमारी होती है जो सूत्रकृमि से होती है, जबकि फाइलेरिया सूत्रकृमि नहीं होता। फाइलेरिया वाउचेरिया सूत्रकृमि नामक से रोग होता है इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, तो वो फाइलेरिया होता है। गिनी कृमि एनिलिड नहीं बच्चों, गिनी कृमि आपका एनिलिड नहीं है। तो आपके पास कंडीशन क्या बैठती है कि फीता कृमि उभयलिंगी होते हैं, बात सही है। गोल कृमि यानी राउंड वॉर्म के अलग अलग लिंग होते हैं, ये बात भी सत्य है। तो केवल आपके दो ऑप्शन सत्य हैं, जिसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा? केवल एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यानी कौन सा आपका नेशनल लिविंग एनिमल है, जो आपका एक्वेटिक एनिमल है, और आपके पास उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है? तो वो आपकी कौन सी है? गंगा की डॉल्फिन है। तो गंगा की डॉल्फिन को सुसु डॉल्फिन भी कहा जाता है, जो अंधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? चमगादड़, बैट को जाना जाता है। बैट को हम उड़ियन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, किस कुल का है बच्चों? ये भालू, यानी भालू प्रजाति का ही कौन आता है? पांडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित में मदद मिलती है? तो मच्छरों को नियंत्रण करने वाला कौन सा जलीय प्राणी है? तो वो आपकी गैम्बूसिया फिश है। तो गैम्बूसिया फिश ये काम करती है, जो मच्छरों का उन्मूलन का काम करती है। वैसे ही एक सवाल है बच्चों कि
कारा और नाइट्रेला नामक शैवाल भी क्या काम करती है? मलेरिया उन्मूलन का काम करती है, जो मच्छरों को मारती है। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रख लेना। गैम्बूसिया तो फिश काम करती है, जो मच्छरों को नियंत्रित करती है। कारा और नाइट्रेला नामक शैवाल भी क्या है कि मच्छरों को मारने में मदद करती है, जिन्हें मलेरिया उन्मूलन शैवाल भी कहा जाता है। तो मच्छरों के नियंत्रण प्रयोग हेतु होने वाली कीट बक्सी मछली कौन सी है? तो वो गैम्बूसिया ही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कथन दे रखा है, अमीबा विमंजन द्वारा जनन करता है, यानी फिजन द्वारा, यानी बाइनरी फिजन से इसका जनन होता है। कारण दूसरा, सभी एक कोशिक जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ये बात भी सत्य है कि आपके पास अमीबा विभंजन द्वारा करता है, और कारण दे रखा है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, यानी असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। दोनों बातें सत्य है। तो ये कहता है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो बच्चों आपके पास ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए कैसे दिया है? ए तो दिया है कि अमीबा का द्विभंजन द्वारा जनन होता है, तो आर का ए का सही स्पष्टीकरण है कौन? आर। आर कैसे स्पष्टीकरण कि आर में ये बताया गया था कि सभी एकोशिकीय जीव अव्यलिंगी यानी अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है, तो इसलिए बात सही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है? ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वो वातक या तंत्र से करते हैं, एयर सैक्स से चलते हैं। तो वातक तंत्र से काम करते हैं किस में? सभी कीटों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस संधिपाद है, शूलचर्मी है, या हेमिकॉर्डा है, या मृदु कवची है? तो ये एक तरह से मृदु कवची होता है, बिल्कुल शॉर्ट कवच वाला जलीय जीव है ऑक्टोपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में शैवाल यानी पेंगोलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते, केवल उल्लक प्रकार का कपी भी भारत में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से या से कौन सा सही है? तो ये आपके दोनों कथन सही हैं कि भारत में जो साल है पेंगोलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते, ये सही है। और दूसरी बात है, केवल उल्लक यानी गिब्बन प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। तो आपके पास उपरोक्त कथनों में से दोनों ही क्या हैं? सही हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो ऑक्टोपस हैं, ऑक्टोपस एक मोलस्क का प्राणी होता है बच्चों। ऑक्टोपस क्या माना जाता है? एक मोलस्क का संघ का प्राणी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि प्रायश लघुतम सवजीवी कोशिकाएं हैं, नंबर 1। नंबर 2, माइकोप्लाज्म की कोशिकाएं भी अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल जनतंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं, या रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सुनो बच्चों कि प्रायश लघुतम सवजीवी कोशिकाएं हैं नहीं, यानी प्रायश लघुतम सवजीवी कोशिकाएं नहीं होती। नंबर 2, माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, तो माइकोप्लाज्म में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं, ये बात सही है। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि यहाँ लिखा नहीं पाई जाती। तो आपके ये तीनों कथन गलत हैं। आपका कथन सी सही है कि विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। चलिए, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? यानी रेशम का जो कीड़ा है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो कोशित यानी प्यूपा के चलते पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्स और क्या माइट वास्तव में किसके माने जाते हैं? ये दोनों मकड़ी वंशी हैं, टिक्स और माइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में हुआ था, वह जीव कौन सा है? यानी एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव कौन सा है? वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक तरह का रोगी कारक है, परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंगम पुमंग और जायांग अलग समय पर
परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं, यानी सभी किसी उभयलिंगी पुष्प में यानी पुमंग और जायांग का अलग अलग समय पर परिपक्व हो तो इस तथ्य को क्या कहते हैं, हम भिन्न काल पक्वता कहते हैं इसको। यानी अलग समय पर क्या है उसका पुमंग और अलग समय पर उसके जायांग की परिपक्वन हो तो उस पुष्प के लिए हम कंडीशन क्या रखते हैं, भिन्न काल पक्वता बोलते हैं इन दोनों के समय के अंतराल को। तो ये होती है प्रॉपर्टी बच्चों किसके लिए, पुष्प के लिए। कौन से पुष्प के लिए, उभयलिंगी पुष्प के लिए। तो ये थे बच्चों आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।